Good evening. It's a great pleasure to welcome you all in this 3 day workshop. It's the second day, and today's theme is A Lawyer Understands People Before Law. It would be an effective session focused on real life challenges in dealing with clients. I would like to introduce Mr. Sahil Malhotra, the president of Sarthi Kanun Seva Foundation, an NGO that runs the initiative Project Sathi 2.0. The organization is in collaboration with Law Center 1, Faculty of Law, Delhi University, and the Delhi Legal Service Authority, Northwest District. Thank you, sir, for your support and providing us with various such opportunities. Now, I would like to invite the speaker for the workshop, Ms. Khushbu Sahu, with immense respect and admiration. She is advocate on record at Supreme Court of India and a full-time partner at Process Legal. She is an experienced and a reputed AOR of the Honorable Court, excellent in various fields of law. We are truly grateful to have her with us today. Thank you, ma'am, for taking out your valuable time to join us. I request you to share your valuable insights. A very good evening to everyone here present in this session. I hope the yesterday's session was quite helpful. उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी ये जानने के लिए, सीखने के लिए कि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल ईयर्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लॉ स्टूडेंट की लाइफ में, इन अ सेंस दैट तभी आप अपने आप को रिफाइन करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी. A very good evening to you, Sahil. Thank you for inviting me for this session. Now I continue with the session. What I was telling was initial years जो आपके लॉ कॉलेज में आप बिताते हो वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि जब आप 3 या 5 साल बाद जब एक्चुअली में लॉ फील्ड में आए तब आप एक निखर के आपकी पर्सनालिटी आए एंड यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. सो इन टुडेज सेशन एज अ लिटिगेशन लॉयर बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्लाइंट को किस तरह डील कर रहे हैं और किस तरीके से अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं. जनरली आपने देखा होगा कि कई सारे क्लाइंट या कई सारे लोग आपके पास आते हैं, आपसे अपने केस के बारे में डिस्कस करते हैं, सारा सब कुछ पूछेंगे, सारा आप मेहनत करके उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, सब कुछ उनको बताएंगे, इस आस में कि वो क्लाइंट अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा, यू विल गेट द केस और फिर यू विल गेट द फीस एंड यू विल फाइट द केस. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज वो आपसे फ्री एडवाइस लेके चले जाते हैं एंड दे नेवर कम बैक. So how to deal with client is a very important when you're a litigating lawyer, right? So first and foremost, you should be very confident. Confident in a sense whenever someone comes and walks up to you and अपने केस के बारे में आपको बताते हैं वो, तो आपको उनको समझ में आना चाहिए कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. आपको पता है कि लॉ के बारे में आपको पता है कि कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, आपको पता है कि कैसे जजेस को डील करना है, कैसे अपोजिट काउंसिल को डील करना है. ये सारी नॉलेज आपको दिखानी है क्लाइंट को, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो सके आपके ऊपर, उसको ये लग सके कि नहीं, आपसे बेहतर उनका केस और कोई कर ही नहीं सकता. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कम्स अल्टीमेटली when you are very confident, right? So and confidence comes जब आपको लॉ पता होता है, जब आपको पता होता है कि भाई कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, तब आप में कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वर्क ऑन द बेसिक्स एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू जब आप क्लाइंट डीलिंग करेंगे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट आपके पास आएंगे. क्लाइंट आएंगे जो आपको आधी इंफॉर्मेशन बताएंगे, आधी इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे. आपको एज अ लॉयर ये मेक श्योर करना है कि आप क्लाइंट्स के उसके सारे फैक्ट्स कैसे रिट्रीव करते हैं. आपको सारी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप क्लाइंट को एफिशिएंटली डील नहीं कर पाएंगे, उसका केस अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे.
तो क्लाइंट से आपको उसके केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक रियल टाइम एग्जांपल ले, से एक 138 का केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, चेक बाउंस का केस जो होता है। अगर क्लाइंट ने आपको बताया कि मैंने चेक दिया था, मैंने पैसे लिए थे और उसके बदले में मैंने चेक दिया था एंड चेक उसने डाला बैंक में एंड अल्टीमेटली द चेक गॉट बाउंस्ड, और उसके बाद में कंप्लेनेंट ने 138 का केस डाला एंड नाउ योर क्लाइंट इज बिफोर यू asking for the legal advice. So in such scenario, what are you going to do? आप पूछेंगे उससे कि एक ही चेक था क्या, चेक का अमाउंट आपने कोई लोन अग्रीमेंट किया था क्या, चेक देते समय कुछ कैश में पेमेंट भी हुई थी क्या, कोई ट्रांजैक्शन और है क्या। तो दीज फैक्टर्स बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो सारी केस की इंफॉर्मेशन जब आप क्लाइंट से गैदर नहीं करेंगे तो आप अपना केस बहुत एफिशिएंटली बिल्ड नहीं कर पाएंगे। एक जो आपको इन क्रिमिनल केसेस स्पेशली आपको जो डिफेंस बिल्ड करना होता है वो आपको राइट फ्रॉम दी व्हेन द फर्स्ट टाइम जब अक्यूज कोर्ट में पेश हो रहा होता है तब से वो डिफेंस बिल्ड करना चालू हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे अपना डिफेंस बिल्ड करूंगा और उस टाइम पे जब क्रॉस करना होगा तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या डिफेंस लेना है। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस पाथ, आई वुड से कि ये बहुत ही गलत तरीका है एक केस को डील करने का। आपको तभी से चालू करना है अपना डिफेंस बिल्डिंग जब से क्लाइंट आपके पास आता है। आपको तभी से पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर बिफोर द कोर्ट तो आप क्या फैक्ट्स रखेंगे जिससे आपके क्लाइंट को डिफेंस मिलेगा। तो गैदरिंग full and all information from the client is very important, right? Then some client will come to you with unrealistic expectations कि ये केस में आप मुझे 100% गारंटी दो कि मेरी बेल हो जाएगी। 100% गारंटी इन लॉ इज नो कॉन्सेप्ट एट ऑल। ऐसा I think the most efficient lawyer in the country will also not guarantee this 100% guarantee वारंटी लॉ के दायरे में कहीं स्टैंड नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको क्लाइंट इस तरीके से अगर क्लाइंट आपको बोलता है तो आपको कैसे उसको डील करना है। I'll give you a small example जिसमें क्लाइंट हैड कम अप टू मी, मर्डर का केस था और क्लाइंट ने कहा कि आप मुझे 100% गारंटी देंगे कि बेल हो जाएगी तभी फिर हम आपको केस देंगे, नहीं तो हमें और दूसरे रास्ते भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट, इट माइट बी लिटिल controversial. You guys can understand what I'm trying to say. So in this case, I suggested the client that आपको अगर कोई भी लॉयर 100% गारंटी दे रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि लॉ में एज अ 100% गारंटी कुछ नहीं होता। उसने मेरी बात मानी नहीं और उसने कहा कि मुझे तो दूसरा तरीके से अप्रोच करना है तो मैं दूसरे तरीके से करूँगा। आई वाज लाइक वेरी गुड, वेल एंड वेरी वेल, यू कैन अप्रोच द वे यू वांट टू। अल्टीमेटली he took the other path and obviously he did not get the bail because the case was बहुत ही initial stage पे था, charges भी frame नहीं हुए थे उसमें। and then murder जैसे केस में जब तक चार्ज फ्रेम होने के बाद में जब तक मटेरियल विटनेसेस एग्जामिन नहीं होते, दैट टू लाइक इन अ वेरी रेयर केसेस मटेरियल विटनेस एग्जामिन होने के बाद बेल मिलती है, वरना मटेरियल विटनेस एग्जामिन होने के बाद में भी देयर आर वेरी वीक चांसेस कि बेल मिले अनटिल एंड अनलेस मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आया हो जो आपको फेवर कर रहा हो, एज अ अक्यूज को फेवर कर रहा हो। सो he gave the money whatever and then obviously he got cheated. कई लोग ऐसा करते हैं, कई लॉयर्स इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं जो लोग क्लाइंट्स को झूठ बोल के उनको कहते हैं कि भाई हम आपकी बेल करा देंगे, वी हैव सम अदर रिकोर्सेज थ्रू विच यू कैन गेट द बेल।
तो ऐसा नहीं होता, एंड यू हैव टू गिव सच एग्जांपल्स टू क्लाइंट ताकि वो भी इस जो फ्रॉड है इससे बच सके. एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रस्ट बिल्डिंग. आप इसके थ्रू जब आप क्लाइंट को बहुत ही कन्विक्शन के साथ में ये सारी चीजें बताते हैं, और ये सब बताने का तरीका भी एक आपकी लैंग्वेज में, आपकी बात में, आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिससे इस तरीके की बातें झलके कि हाँ, वॉट एवर यू आर सेइंग इज इन दी फेवर ऑफ द क्लाइंट. आप उसके फेवर में ही बात कर रहे हैं. क्लाइंट को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने मतलब की बात कर रहे हैं. आपको उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि आप जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में दे रहे हैं. राइट. तो ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाला प्रोसेस है, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू होता है. तो लॉयर, एज अ लॉयर, हमें एक बेस्ट ओरेटर, एक बेस्ट कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई लास्ट सेशन में जो मैंने आपको बातें बताई थी कि दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर अ लैंग्वेज, वो चीज काम आती है. तो आप जब अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लैंग्वेज पे काम करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस झलकेगा. आप अपने थॉट्स को अपने क्लाइंट तक पहुंचा पाएंगे, एंड अल्टीमेटली क्लाइंट आपको ट्रस्ट करेगा, एंड देन वो केस आपके पास से कहीं नहीं जाएगा. he'll थिंक कि भाई यही जो है, यही जो बंदा है या यही जो बंदी है, ये मेरा केस बेस्ट पॉसिबल वे में कोर्ट में रख सकती है, एंड आई नीड नॉट टू गो टू एनी अदर एडवोकेट. राइट. आई होप इट वाज क्लियर विद यू. इसके बाद में एक बहुत बड़ा इशू जो आई थिंक एवरी लॉयर फेस इज फी नेगोशिएशन. ये बहुत आई थिंक every lawyer face this issue, how to negotiate a fees with the client. आई थिंक सबको ये लगता है कि कर ही क्या रहे हैं, लॉयर को इतनी फीस क्यों देनी है. आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए अपने के क्लाइंट से चार्ज करते हैं, और वो सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए कि भाई आप किसी और फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए. आपको आपकी वर्थ पता होने चाहिए. आपको जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे बहुत बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, वो पर हियरिंग के भी 15-15 से 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बिकॉज दे नो देयर वर्थ. दे नो दैट यस, देयर 2 minutes ऑफ टाइम बिफोर द कोर्ट इज वर्थ दैट मच. एंड अगर हम चाहते भी है एज अ लॉयर भी, अगर हम जाते हैं और उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि सर थोड़ा कम कर दीजिए, then also there are lawyers who deny that we are not negotiating the fees, this is what we charge and this is what we'll be charging. तो उनको उनकी वर्थ पता है, दैट्स व्हाई दे आर सो एडमेंट अपने फी स्ट्रक्चर को लेके. तो ऐसे ही आपको रहना है. आपको अपनी जो फी स्ट्रक्चर है उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. एक लॉयर जब आपके पास में एज अ लॉयर फाइल आती है, तो उसमें बहुत मेहनत होती है, वो शायद क्लाइंट को दिखती नहीं है. इतना ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन होता है, इतने मोटे मोटी फाइल्स होती हैं. उसके बाद जब आप पूरे फैक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होना है, फिर आप जजमेंट्स रिसर्च करते हैं, आप पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं. आप एक बार पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं. वहां तक कहानी खत्म नहीं होती है. दीज डेज इनफैक्ट द फाइलिंग itself is a very very rigorous process. फाइलिंग आप करते हैं, तो जब फाइलिंग होती है तो फिर जब रजिस्ट्री के पास जाती है तो फिर वहां से डिफेक्ट रेज होके आते हैं. डिफेक्ट क्लियर करना, दोबारा रीफाइल करना, इट इज अ हेल लॉट ऑफ अ टास्क टू डू. ये सारे हमारी जो एफर्ट्स है, जो हमारे ये सारा हमारा वर्क है, ये क्लाइंट को दिखता नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू that's why I think they do not get the justification for the fees that we are charging. But आपको ये सारी बातें अपने क्लाइंट को बतानी होगी कि ये इतना सारा काम होता है, ये इतनी सारी चीज़ें होती है, इस तरीके से हमारा काम है, और इस तरीके से हम काम करते हैं. और I think that's the way you tell your client, and then you can justify your fees that ways.
एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तब हम उससे ये नहीं बोलते कि आप ऑपरेशन सक्सेसफुल करेंगे तभी हम आपको फीस देंगे. Why is it expected from the lawyer that when we'll get a favorable order then only we'll give you the fees? कई बार आपके पास क्लाइंट आएंगे, कहेंगे ये आधी फीस ले लीजिए और आधी फीस हम ऑर्डर लेने के बाद में आपको देंगे. नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सच थिंग्स. आई वुड से आपकी वर्थ आपके हाथ में होती है एंड यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सच थिंग. इस तरीके से अगर क्लाइंट अगर आपको बोलता है तो आई वुड से कि बी फर्म ऑन योर स्टैंड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सच थिंग. नेक्स्ट we come on to Sorry to interrupt, ma'am. I will just take a minute. yeah, please. Thank you, ma'am. I extend my warm welcome to invite Mr. Kalidas sir. He is a professor and teacher convener of Legal Services Scheme, Faculty of Law, Delhi University. Thank you, sir, for joining the second day of the workshop. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, Good sir. evening to all. Carry on, ma'am. Carry on. Good evening, sir. Yes. Carry on. Yeah. So next we come on to the initial struggle that is faced by the young advocates. सबसे पहली बात तो आपको यही as a when you'll enter the profession, first obviously you'll join some offices जहाँ पे आपको काम सीखने को मिलेगा. जहाँ पे आप काम सीखेंगे एज अ लॉयर यू विल अपीयर बिफोर द कोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर सीनियर्स. तो जब आप अपने सीनियर के साथ में देखेंगे, उनको आर्ग्यू करते हुए देखेंगे, उनकी ड्राफ्टिंग देखेंगे, रिफाइन होंगे, एंड देन अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तब आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. Be prepared for this fact that litigation is not an easy profession in the initial years. आपको बहुत सारी hardships देखने मिलेगी. Litigation में initial years में finance का जो एक issue होता है वो बहुत बड़ा है. As I told yesterday also कि जो demand और जो supply है उसका ratio बहुत uneven है. तो इस कारण से क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत ऑप्शन है, आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बट हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. एज अ यंग एडवोकेट वी डू नॉट गेट द रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, क्योंकि ऑलरेडी मतलब लोग जो होते हैं वो जो आपके कलीग्स भी होंगे वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो दे वुड वांट द क्लाइंट, दे वुड आल्सो दे विल नॉट रेफर क्लाइंट्स टू यू. आपको खुद जाके मेहनत करनी होगी क्लाइंट्स ढूंढने के लिए. इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जितने ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कीजिए. जहाँ जाते हैं तो अपनी रिलेशंस बनाने की कोशिश कीजिए. अपने आप को प्रेजेंट करिए ऐसे जैसे आप बहुत ही बहुत सिंसियर है, बहुत ही ज़्यादा आप you're keen to work and you're very हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल. जब आप अपने आपकी ऐसी पर्सनैलिटी दूसरों को दिखाते हैं तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं और ऑब्वियसली दे विल रेफर मैटर्स टू यू. आई हैव बीन थ्रू दिस फेज. इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड विद 10,000 ऑफ सैलरी, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा कमाएं. लिटिगेशन में स्पेशली आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं होनी चाहिए जब आप लिटिगेशन में आते हैं. तो एज अ जूनियर भी जब आप काम करते हैं तो आई थिंक आपके डे टू डे लाइफ के खर्चे भी नहीं निकलेंगे और आपकी जेब में से पैसे निकल जाएंगे, आपकी खुद की जेब में से पैसे जाएंगे अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए. तो वो जो इनिशियल 2-4 साल 5 साल का जो फेज होता है वो बहुत मुश्किल होता है. तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहे. बट वंस you cross that phase or then you prove your worth, I think then sky is the limit. फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी अपनी एक हियरिंग के 5, 10, 15 लाख रुपए चार्ज कर रहे होंगे. सो आई थिंक इससे बेहतर प्रोफेशन शायद कोई और नहीं है. I'll tell this again and again. मे बी मतलब मैं शायद थोड़ा
इस चीज़ में बायस होती हूँ कि मैं लिटिगेशन को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ अपार्ट फ्रॉम अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन लॉ, बट देन दैट इज़ द फैक्ट, दैट इज़ एक्चुअली द फैक्ट दैट अगर अगर आपने लिटिगेशन में अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगाया है तो आप ज़रूर एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचेंगे। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि यू आर गेटिंग गुड एंड फेवरेबल ऑर्डर इन फेवर ऑफ योर क्लाइंट। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एज अ होल एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस देती है। और जब आप कोर्ट के सामने खड़े होके आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं विद ऑल द कॉन्फिडेंस, आई थिंक उससे अच्छी फीलिंग कोई हो नहीं सकती। और वो तभी आती है व्हेन यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद योर केस। जब आप बहुत अच्छे से अपने केस को प्रिपेयर करके एक जज के सामने जाते हैं, आई थिंक नो वन कैन beat you, and I think there is no comparison of that feeling. The fulfillment की एक जो feeling होती है, I think I would say कि बिल्कुल fulfillment वाली feeling आती है इसको करने से। तो कमिंग बैक टू दिस कि जो challenges है वो obviously है, it is a reality, but challenges can be overcome by working on yourself। हर चीज में अपने आप को परफेक्ट बनाइए, हर दूसरे दिन एक नई चीज सीखने की कोशिश कीजिए। आपका कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज कल के मुकाबले आज आपने एक नई चीज जरूर सीखनी होनी चाहिए, भले ही वो कुछ एक छोटी सी ही चीज क्यों नहीं हो। तो हर दिन जब आप अपने आप का ऐसा डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली यू विल बिकम a really refined person, I would say। इसके बाद में जो हाँ मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लॉ कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि हाउ डू यू डील विद क्लाइंट एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव सच करिकुलम इन इंडिया, बट गिवन द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट देयर, आप जैसे कल भी मैं कह रही थी कि आप खुद के लिए मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हम रख सकते हैं, ऐसे ही हम खुद के लिए इस तरीके की वर्कशॉप्स भी रख सकते हैं वेर इन वी कैन टीच पीपल हाउ टू डील विद द क्लाइंट। तो रोल प्ले टाइप का होता है, जैसे इन अ मीडिएशन, जैसे आई वाज टेलिंग कि आई वाज इन अ मीडिएशन ट्रेनिंग, वहाँ पे हमको एक थियोरेटिकल ट्रेनिंग तो दी ही, उसके बाद में जो भी हमको थ्योरी पढ़ाते थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमको रोल प्ले दिया जाता था। तो एक केस के फैक्ट्स दिए जाते थे, दो पार्टी बनाई जाती थी, एक जैसे कि अगर एक मैट्रिमोनियल इशू है तो एक हस्बैंड साइड हो गई, एक वाइफ साइड हो गई, और दोनों के फैक्ट्स बताए जाते थे कि हस्बैंड को ये इश्यूज है, वाइफ को ये इश्यूज है, नाउ दे आर बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट ने वो मीडिएशन के लिए रेफर किया गया। तो फिर वहाँ पे हमको एक जने को मीडिएटर बना दिया जाता था, एक को हस्बैंड बना दिया जाता था, एक को वाइफ बना दिया जाता था, एंड देन रियल टाइम में फिर हम वो केस डील कर रहे होते थे कि भाई हाउ एज अ मीडिएटर आई वुड एक्ट व्हेन आई हैव टू पार्टीज बिफोर मी। तो मैं कैसे डील करूंगी, वो मेरे पास ग्रीवेंसेस लेके आएंगे तो मीडिएटर को किस तरीके से डील करना है, वो ये सारी चीजें वहाँ पे बताएंगे। तो दैट वेज ऑल्सो वी कैन such role plays can be organized by you guys also, or by our Sarthi Kanun Seva also। I'll suggest Sahil to just see if this idea can be implemented, and we can teach our student to deal how to deal with the clients। जहाँ पे हम क्लाइंट बनाएंगे और एडवोकेट बनाएंगे तो आप फिर देन अल्टीमेटली यू कैन कम अप विद योर केस एंड विल टेल कि हाउ यू डील विद द क्लाइंट, राइट। सो दीज रियल टाइम थियोरिटिकल में आपको कितना भी बोलूंगी, अल्टीमेटली दैट विल नॉट हेल्प मच। आपके जहन में थोड़ा सा तो जाएगा कि क्या करना है, बट आई थिंक जब आप एक्चुअली में ये सारी चीज़ें करते हैं, जब प्रैक्टिकल होता है वो तभी आप सीखते हैं। जैसे कि आई थिंक चाहे साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो या कार चलाना हो, कितना भी अगर आपको थियोरेटिकली मैं बताऊँ कि इस तरीके से चलाते हैं, ये करते हैं, पैडल मारते हैं, गियर बदलते हैं, आई थिंक वो आप कभी सीख नहीं पाएंगे until unless you are sitting on the driving seat and actually driving the car। सो प्रैक्टिकल से ही सीखा जाता है और प्रैक्टिकल से ही आप आगे बढ़ेंगे।
जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब आप रियल टाइम में कोर्ट में जाके सीखते हैं। इंटर्नशिप्स के दौरान में भी आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। सिर्फ ड्राफ्टिंग और रिसर्च ये सारी चीज़ें तो आप ऑफिस में सीखेंगे, बट गो एंड लर्न द प्रोसीजरल लॉ ऑल्सो, कि पीएफ कैसे फाइल होता है, रजिस्ट्री में आप कैसे जाके इंक्वायरीज करते हैं, आप किस तरीके से जाके, अगर आप जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस जनरल ट्रेंड की जब आप फाइलिंग करते हैं उसके बाद में रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन रेज करती है और वो ऑब्जेक्शन फिर आपको रिमूव करने होते हैं। गो एंड सी हाउ आर डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड, किस क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि आपने जैसे मेरा अभी एक केस मैंने फाइल किया जिसमें ओरिजिनल बेल पिटीशन भी वो मांग रहे, ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी भी वो मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं रिक्वायर्ड होती, वहाँ पे ट्रू टाइप कॉपी से काम चल जाता है। वेर इन हाई कोर्ट आपको दोनों लगानी होती है। अगर आपने बेल फाइल की है तो ऑब्वियसली एज एनेक्स्चर एक आध एनेक्स्चर आपने अपने एफआईआर का भी लगाया होगा, तो एफआईआर के साथ जो ओरिजिनल है वो भी और उसकी ट्रू टाइप कॉपी भी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप एक्चुअली में फाइलिंग कर रहे होंगे। एक ड्राफ्ट बनाना एक अलग चीज़ है, ड्राफ्ट के साथ में आई थिंक ड्राफ्टिंग इज वेरी इजी, उसके साथ में जब उसके एनेक्स्चर्स को आपको लगाना होता है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर किसी पॉक्सो का केस है तो आपकी पूरी पिटीशन में कहीं भी विक्टिम का नाम, विक्टिम का एड्रेस, विक्टिम का मम्मी पापा का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आपको सारे पे मास्किंग करनी होती है। आप तो सारी जितनी पिटीशन हम रेडी करते हैं उसमें हर जगह हम ब्लैक ब्लैक करते हैं उसको मार्किंग करके, और उसको मार्क करने के बाद में ताकि मतलब कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस प्रोविजन की विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तो इस कारण से उसमें सारी विक्टिम की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम मास्क कर देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली ये सारी नॉलेज जो है आपको तभी आएगी जब आप रियल टाइम में फाइलिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी चीज़ों को सीखना, और ये तभी सीख सकते हैं आप जब आप एक्चुअली में अपनी इंटर्नशिप के दौरान ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे और एक्चुअली में सीखने का जज्बा रखेंगे। वरना देखिए, और काम मेरे पास इंटर्न एट अ टाइम 6 से 7 ऑफिस में होते हैं। देयर आर सम इंटर्न्स जो बिल्कुल आते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू वर्क, वो अपने बैठे रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि भाई इसको सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो इसको कितनी बार मैं टोकूंगी या कितनी बार काम दूंगी। इट इज फॉर योर ओन सेक दैट यू हैव कम टू मी, एंड अगर आप आने के बाद में खुद नहीं मुझसे काम मांग रहे या आके अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे या नहीं सीख रहे, तो मैं कब तक आपके पीछे भाग के आपको सिखाती रहूंगी। सेम गोज विद एनी ऑफिस। आपके पास कोई एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार टोकेगा, बट देन अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि यस यू आर कीन टू लर्न, देन पीपल विल नॉट people will not tell you to go and work. आपको खुद वो चीज़ सामने वाले को बतानी है। कई इंटर्न्स इतने अच्छे होते हैं जो काम उनको दो वो तुरंत करके लाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे मैंने ये किया है, अपना डाउट्स पूछेंगे कि यहाँ पे ये मैंने किया है, ये सही है कि नहीं मैम, इसमें आपने करेक्शन किया है तो प्लीज़ मुझे करेक्टेड कॉपी आप भेज दीजिए, आई विल डू द कंपैरिजन कि what you have done and what I did, and दोनों में करे I'll do the comparison, I'll see कि भाई मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई थी। तो आपको समझ में आ जाता है कि किसको काम करना है, कौन सीखना चाहता है। फिर नेक्स्ट टाइम से, बिकॉज आई नो दैट सच इंटर्न is obviously working on itself and obviously is keen to learn and working hard, तो मैं उसको 2 काम ज़्यादा देती हूँ, 2 चीज़ें अपने आप से ज़्यादा बताती हूँ। और ऐसा ही मतलब कि आई थिंक इट्स अ जनरल ह्यूमन नेचर, जो सीखना चाहता है आप उसी को सिखा पाते हैं, और जो नहीं सीखना चाहता आप उससे कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी मेहनत कर ले उसके ऊपर, वो जब तक उसकी खुद की स्व इच्छा नहीं है तब तक वो सीख नहीं सकता। तो आपको अपनी ये जो स्व इच्छा है वो जाहिर करनी है सामने वाले पे, अपने सीनियर्स को बताना है कि यस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, you want to learn it,
and you're ready to do anything to learn the best, right? So this is one thing. Apart from this, next we come on to yes, अभी तक मैं स्पीकिंग के बारे में बता रही थी आपको कि बोलना कितना ज़रूरी है, अच्छे से बोलना कितना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंटली बोलना कितना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी बोलना है उतना ही ज़रूरी है कि आप कितने पेशेंटली सुनते हैं। जब आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो आपको ये आपके क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर बीइंग इम्पेशेंट, यू डू नॉट वांट टू लिसन टू योर क्लाइंट, you do not want to listen to his story, and you're taking your client for granted. कई बार क्लाइंट आपके पास में फैक्ट्स तो बताता ही है मगर थोड़ा सा अपना जी हल्का करने के लिए भी आपसे टाइम मांगता है, आपको अपनी बातें बताता है ताकि वो आपसे अश्योरेंस पा सके कि आप वो सही इंसान के पास में आया है, वो सही एडवोकेट के पास में आया है और उसका केस आप लड़ रहे हैं तो आप वो एम्पैथी भी आपको दिखानी है। तो आपको सुनना बहुत पेशेंटली है, जितना ज़रूरी बोलना है उतना ज़रूरी सुनना भी है। तो आपके क्लाइंट को वो मॉरल सपोर्ट, दैट इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो भी आपको देना होता है। तो आपको अपने क्लाइंट को जो आपको अपने क्लाइंट को है, तो जैसे कि आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं उसमें द हस्बैंड और जो वाइफ होते हैं दे हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपने आपस में जो डील कर रहे होते हैं, जिसमें जो केस से रिलेटेड ना भी हो तो भी वो आपको वो बातें बताना चाहेंगे कि ये ऐसा करती है, वैसा करती है, इसने ऐसा किया, मैं इतना दुखी रहा, ये ट्रॉमा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो ना चाहते हुए भी इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई ये इसमें मेरे केस मतलब मेरी ड्राफ्टिंग में या मेरे डिफेंस में या इन सब चीज़ों में इन सारे फैक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ही इज़ अननेसेसरीली टेलिंग मी ऑल दीज फैक्ट्स, बेवजह मुझे ये सारी बातें बता रहा है और मेरा टाइम खराब कर रहा है। तो आपको वो थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, आपको सुनना होगा, अपनी क्लाइंट को थोड़ा सा टाइम डिवोट करना होगा। दिस ऑब्वियसली इससे आपके क्लाइंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा सा अश्योरेंस मिलेगा और ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट आपके ऊपर और बिल्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये काफ़ी मदद करती है अल्टीमेटली क्लाइंट कन्वर्जन में। एज अ लिटिगेटिंग लॉयर हम बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि भाई लोग आपसे एडवाइस लेके आगे बढ़ जाएंगे और देन यू विल बी लाइक कि मेरे से फ्री में एडवाइस ले ली, मैंने इतना टाइम डिवोट किया था, इतने इतने सारे मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़े और ये अल्टीमेटली मेरे पास आया नहीं। मे बी इन सम केसेस ऑब्वियसली 50% ऑफ द केसेस में आपने अपना 100% और जेन्युइनली सब कुछ किया होगा, स्टिल ही वेंट, बट देन 50% केसेस मे बी सम लकूना हैज बीन लेफ्ट ऑन योर पार्ट, कि भाई कहीं आपकी डीलिंग में कमी रह गई थी कि क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो पाया। यू मस्ट हैव सीन कि किन्हीं किन्हीं एडवोकेट्स का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जब वो क्लाइंट डीलिंग कर रहे होते हैं। तो उनको इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं, उनको अपनी फीस भी किस तरीके से वो जो चार्ज कर रहे हैं वो उसका जस्टिफिकेशन भी इनडायरेक्टली अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू देते हैं कि भाई इफ दे आर चार्जिंग दैट मच हाउ इट इज बीइंग जस्टिफाइड। तो वो भी ये सारा जो क्लाइंट डीलिंग का जो टॉपिक है, इट आई थिंक रिवॉल्व्स अराउंड ओनली द कम्युनिकेशन। आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, कन्विंसिंग पावर आपकी कितनी अच्छी है उसके जस्ट अ मिनट। Yeah, sorry, someone has come to my cabin. I'm really sorry for the interruption. So जितनी अच्छी आपकी कन्विंसिंग पावर है आप वो कम्युनिकेशन से ही कर सकते हैं। So this is also one thing. I think hope everyone is clear on this. Any questions? Good to go? Okay, let's move on to the next topic. So okay, so for now I think I'm done with today's this
I think all the topic that was noted by me has been covered. Let me know if any one of you have any questions regarding today's session or yesterday's session, or anything which you think is important and you have doubt, like how to deal with the client. Ma'am, Kiki. ma'am, am I audible? हाँ जी बताइए दिव्यो जी. Hello, ma'am. Hello. So, this has nothing to do with today's topic, but still, I wanted to ask, can you Yes, please. brief us on the structure or perhaps format of a PIL, that is public interest litigation, if you don't mind? Yeah, sure, no problem. So, public interest litigation, it was earlier हमारी जो संविधान में है इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं. इट वाज जस्टिस कृष्णा अय्यर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को हमारे इंडियन सिस्टम लीगल सिस्टम में इन्वेंट किया है. और अल्टीमेटली द फर्स्ट केस वाज द हुसैन आरा खातून वाला केस था जिसमें अल्टीमेटली पीआईएल का कॉन्सेप्ट सामने आया था. उसके बाद में आई थिंक टिल डेट बहुत सारी पीआईएल्स फाइल हो चुकी है जिससे हमारी पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है. तो पीआईएल को जो इनकॉर्पोरेट किया है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. तो अगर आप हाई कोर्ट के सामने जब पीआईएल फाइल करते हैं तो आप आर्टिकल 226 के अंडर फाइल करते हैं, और जब आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं तो आप आर्टिकल 32 के अंडर फाइल करते हैं. जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है, जो पीआईएल जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, जैसे कि द अदर डे ऑल्सो आई वाज टेलिंग कि जैसे अभी इंडिगो का जो क्राइसिस चल रहा था, अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे. लोगों को फ्लाइट उनकी डिले हो रही थी, फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, उनका जो कॉम्पनसेशन था या फिर उनकी जो टिकट्स थी उसका रिटर्न, उसका रिफंड वगैरह का सारा इशू था. तो आई वाज प्रेजेंट इन कोर्ट ओनली, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर आया था चीफ कोर्ट के अंदर. कोइंसिडेंटली नेक्स्ट मैटर ही मेरा था एंड आई गॉट टू हियर द आर्ग्यूमेंट्स इन दैट केस. तो उसमें क्या हुआ कि जज ने सबसे पहले जो पीआईएल जिस लॉयर ने फाइल की थी उसको बहुत झाड़ लगाई, और झाड़ इसीलिए लगाई क्योंकि उस लॉयर ने वो पीआईएल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पे फाइल कर दी थी. दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू. कोर्ट डज नॉट एंटरटेन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एज अ एविडेंस. आपने एविडेंस लॉ अगर पढ़ा है तो उसमें आई थिंक अगर इफ एनी वन ऑफ यू हैव, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो लेट मी टेल यू, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग होती है वो कोई एविडेंस नहीं होता, इट इज़ ज़ीरो एविडेंस. अगर आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट या न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल या कोई भी कुछ कह रहा है न्यूज़ में, जो कुछ भी है वो कोई एविडेंस नहीं होता है और आप उसके बेसिस पे कोर्ट से कोई रिलीफ मांग नहीं सकते. तो सबसे पहले कोर्ट ने उनको यही बोला कि आपने डीजीसीए रूल्स को क्यों नहीं यहाँ पे लगाया. डीजीसीए के क्या रूल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के क्या रूल्स है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करनी चाहिए थी. और प्रॉपर रूल्स है इन सब चीज़ों के बारे में कि if flight is getting delayed, if the flight is getting cancelled और कंटिन्यूसली ऐसा क्राइसिस चल रहा है, तो इन दैट सिनेरियो एयरलाइंस की क्या लाइबिलिटी बनती है या क्या नहीं बनती. तो उन्होंने उनको डायरेक्ट द जजेस केम हेवीली ऑन दी लॉयर, इतना गंदे से झाड़ लगाई. तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप पीआईएल अगर आप बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो जो न्यूज़ में आता है उसको उठा के ड्राफ्ट ना कर ले. जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने बनानी है उसका जो ओरिजिन है, जहाँ से वहाँ एक राइट्स और लाइबिलिटीज फ्लो हो रही है, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाइए, आप वहाँ से प्रोविजंस उठाइए और बताइए कि ये प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं और इस प्रोविजन के वायलेशन से पब्लिक एट लार्ज ऐसे ऐसे इफेक्ट हो रही है. इस तरीके से जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो इवन द कोर्ट्स विल अप्रिशिएट कि हाँ आपका जेन्युइन कंसर्न है. क्योंकि फ्रिवलस पीआईएल का कॉन्सेप्ट भी आपने काफ़ी सुना होगा, या मोटिवेटेड पीआईएल का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा कि
शायद आपको इससे फायदा मिल रहा है, इसीलिए आपने इस पिटीशन को पीआईएल का कलर देके आपने फाइल कर दिया है। तो वो अगर इम्प्रेशन आपकी पिटीशन के थ्रू जजेस को जाता है, तो ऑब्वियसली यू विल नेवर गेट अ फेवरेबल ऑर्डर। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी पिटीशन इस तरीके से ड्राफ्ट करनी है विच गिव्स अ इम्प्रेशन कि यस एक्चुअली द पीआईएल इज बीइंग फाइल्ड फॉर द गुड ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अब नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ वी डू इट। तो होता है एक शॉर्ट समरी टाइप की होती है, जिसमें आप छोटे 1 या 1.5 या 2 पन्ने में अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि ऐसा ऐसा करके ये प्रोविजन है और इस प्रोविजन के चलते ये इस अथॉरिटी या इसकी लायबिलिटी बनती है एंड दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ विच इतने इतने पीपल को ये इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है एंड देयरफॉर द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड and such and such direction is being sought from the court. कोर्ट से मैं ये को एक जिस्ट देने के लिए कि भाई आपकी ये जो पीआईएल है ये किस टॉपिक पे बेस्ड है, हाउ इट इज मेंटेनेबल और किस तरीके से क्या प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं। इसके बाद में हम लिस्ट ऑफ डेट पे आते हैं। लिस्ट ऑफ डेट ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस डेट पे ये लॉ पास हुआ था, इस डेट पे ऐसे हुआ, फिर मैंने इस डेट को आरटीआई लगाई थी, आरटीआई का ये रिप्लाई आया है, उसके बाद में मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन का कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर ये रिप्लाई आया है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन्ड डेट वाइज इन योर लिस्ट ऑफ डेट। तो एक क्रोनोलॉजी बन जाती है, तो जज वुड नो कि अच्छा ये सीरियटम है, ये स्टेप्स ऑलरेडी जो है वो पेटिशनर ने अप्रोच की अथॉरिटीज को इस डेट पे। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी में फिर आपके पास आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर आप पूरा लिखते हैं कि भाई इसमें पीआईएल व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ पीआईएल की एक गाइडलाइन, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द जजमेंट। एक जजमेंट है, आई फॉरवर्ड इट टू साहिल आफ्टर द सेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया है कि जब आप करना है, which I remember the facts, I remember what particulars, but I am forgetting the name of the judgment. So I'll tell you what. One is this, that आप अपने बारे में बताएंगे सबसे पहले कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ, और पब्लिक मोटिवेटेड पर्सन हूँ, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हूँ, और मैं जनता की सेवा अपना बैकग्राउंड बताना है, अपना जो आप व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, जो आप काम कर रहे हैं, योर ऑक्यूपेशन, आपको ये बताना है। तो अपने बारे में आपने जब बता दिया, नेक्स्ट आपको बताना है दैट पीआईएल इज नॉट मोटिवेटेड, यू आर नोवेयर इंटरेस्टेड, इट आपको खुद इससे कोई पर्सनल गेन या पर्सनल आपने सोचा है, उस वजह से आप ये पीआईएल फाइल कर रहे हैं। तो दिस फैक्ट आल्सो बी इज टू बी मेंशन्ड। इसके अलावा आपको और जो वो व्हाट द प्रोविजन, किस प्रोविजंस को का वायलेशन, यस, बलवंत सिंह चौहान, वेरी गुड। हु इज इट हु टोल्ड मी द नेम ऑफ द जजमेंट? Yes, ma'am. या टू द जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपको एक पीआईएल जब आप फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या सारी चीजें ध्यान में रखनी है। दीज आर सम ऑफ द पर्टिकुलर्स दैट आई हैव टोल्ड व्हिच शुड बी मेंशन्ड इन द पीआईएल। और जब तक अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है अपने पीआईएल में, तो रजिस्ट्री डिफेक्ट लगा देंगी और अल्टीमेटली वो आपको ये बोलेंगे कि भाई आप अपने 2-3 पैराग्राफ तो
तो ये सारी चीजें तो करनी है आपको, बाकी और मैं बताती हूँ। तो फैक्ट्स ऑफ द केस आप लिखेंगे, साथ में ये जो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स है आप ये लिखेंगे, एंड देन ग्राउंड्स। जब आप फैक्ट्स लिखते हैं, एनेक्चर्स कहाँ मार्क होते हैं ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो SLP में मेन बॉडी में एनेक्चर्स मार्क नहीं होते हैं, लिस्ट ऑफ डेट में एनेक्चर्स मार्क होते हैं, एंड व्हेन यू आर बिफोर हाई कोर्ट तो मेन बॉडी में एनेक्चर्स मार्क होते हैं। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। में बॉडी में होगा एनेक्चर्स मार्क। SLP हैज अ वेरी पर्टिकुलर फॉर्मेट, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, और इफ यू वांट आई कैन टेल यू इन टुमारोज सेशन how SLP are filed, और SLP में किस तरीके से सीरियटम चलता है। इट्स अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। आई थिंक आई टेल यू दैट टुमारो। फॉर टुडे सेशन आई थिंक लेट्स डिस्कस इट विद PIL। ग्राउंड्स आप, और फिर ग्राउंड्स आप लिखते हैं। ग्राउंड्स में फिर आप लिख सकते हैं कि ये ग्राउंड्स है। ग्राउंड्स में भी आप अपना कोई अगर जजमेंट आप जिस पे रिलाई रिलीफ आप सीख कर रहे हैं, और उसी में ही आप सारे प्रेसिडेंट बता सकते हैं। उसी तो ये ऑल ग्राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ग्राउंड्स स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली देयर आर वेरी रेयर चांसेस दैट यू विल गेट अ फेवरेबल ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद आती है प्रेयर। प्रेयर में आप पर्टिकुलर प्रेयर मांगते हैं, वेग प्रेयर नहीं होनी चाहिए। This is also, I think, one of the point mentioned in the judgment. Yes, now I can recollect that prayer जो होनी चाहिए बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपको ये नहीं बोलना है कि एयर क्वालिटी खराब हो गई है तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट को किस तरीके के डायरेक्शन देने हैं जिससे मतलब वो एयर क्वालिटी ठीक कर पाए। तो एक बहुत स्पेसिफिक प्रेयर होनी चाहिए। वेग प्रेयर्स वुड नॉट बी एंटरटेन बाय कोर्ट, राइट। प्रेयर के बाद में ऑब्वियसली आपका एफिडेविट लगता है, फिर आपने जो एनेक्चर्स को रिलाई किया है वो लगता है, वकालतनामा लगता है, एफिडेविट अटेस्ट होना चाहिए, नोटराइज्ड होना चाहिए। ऊपर फिर इसके पहले इंडेक्स होता है, अर्जेंट मेंशनिंग, अर्जेंट मेमो ऑफ पार्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें। आई थिंक दैट तो यू मस्ट बी नोइंग, वो हर पिटीशन में सेम ही होता है ये सारी चीज़ें। of the petitions also read ऊपर नीचे क्या चीजें लगाई हुई है, मेमो ऑफ पार्टी, इंडेक्स कैसे बनाया हुआ है, क्या कहाँ पे पार्टी को कैसे लिखा हुआ है, कहाँ पे रिस्पोंडेंट और पिटिशनर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट यूज कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो, बिकॉज ऑब्वियसली आप सब लॉ स्टूडेंट है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सबको सब कुछ पता हो, बट this is it for today's session. Let me know if anyone of you have any questions. I would be more than happy to answer it. Yeah, ma'am. Can you please repeat on the point where you mentioned about the listing of annexures, especially in the Supreme Court? You said that in the SLP it needs to be in the list of dates. List of date and what petition. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for making this a fruitful session and for guiding us on real life client scenarios. Thank you to all the participants for joining this workshop. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Taking the wonderful Thank you, Sahil. so Thank you, much, ma'am. Avantika. Good night, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.